जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर देखेंगे कि जो सिकंदर होता है, सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो किस प्रकार आक्रमण करता है, उसके आक्रमण के उद्देश्य कैसे होते हैं, किस प्रकार वो जीतता है, कहाँ तक जीतता है, फिर वो कैसे लौट जाता है, आखिर भारत को जीते भी नहीं। तो इसके अंदर देखने वाले हैं। यह हमारी प्राचीन भारत की इतिहास की सीरीज नंबर 47 है। और जो महाजनपद पार्ट नंबर 5 है, 4 पार्ट किए हैं, वो अलग टॉपिक ऊपर थे। लेकिन ये हमारा जो पार्ट रहेगा ये कंप्लीट रहेगा कि सिकंदर या कहें कि अलेक्जेंडर जो कि किस प्रकार आता है, आकर वो किस प्रकार भारत पर आक्रमण करता है, किस प्रकार भारत के कुछ इलाकों को जीतता है, आखिर फिर वो क्यों छोड़कर चला जाता है, इसके अंदर देखने वाले हैं। तो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। तो देखते हैं कि सिकंदर सिकंदर जो कि सिकंदर को जो अन्य नाम है, सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहा जाता है या कहें कि अलेक्जेंडर को सिकंदर कहा जाता है, बात एक ही है। तो ये सिकंदर सिकंदर जो कि यूरोप है यूरोप है यूरोप के अंदर एक स्थान था, यूरोप है, यूरोप के अंदर एक स्थान था जिसका नाम था यूनान। यूनान यूरोप के अंदर यूनान था। यूनान के अंदर एक साम्राज्य था या कहें कि एक क्षेत्र था जिसका नाम था मैसिडोनिया। मैसिडोनिया मैसिडोनिया इस मैसिडोनिया को ही मकदूनिया के नाम से भी जाना जाता था। यूरोप के अंदर एक साम्राज्य था, जिसे कह सकते हैं एक क्षेत्र था जिसको यूनान कहते हैं। यूनान के अंदर एक स्थान था जिसका नाम है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया को मकदूनिया भी कहा जाता है। ये जो सिकंदर है, ये सिकंदर इसी यूनान के अंदर जो मैसिडोनिया जो इस पर शासन करता था, मैसिडोनिया पर ये शासक था सिकंदर। अब ये इसको ये पूरे जो कि ये यूनान को जीतता है, यूनान को जीतकर फिर आगे आता है, फिर छोटे मोटे जो साम्राज्य है या कहें छोटे मोटे जो इलाके हैं, जो शासन क्षेत्र है, उनको जीतता हुआ वो आ जाता है ईरान के अंदर। ईरान उस समय एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, है ना। ईरान में आकर ईरान को उस समय फारस कहा जाता था। तो फारस के साथ इसने भयानक युद्ध करके फारस को जीता। जीतने के बाद ये भारत के अंदर आता है। भारत के अंदर जो कि गंधार और पुरु को जीतता है। इसके साथ जो व्यास नदी है, व्यास नदी के पश्चिमी किनारे पर रहता है, वो मगध की ओर आगे नहीं बढ़ता है, बाद में फिर से लौट जाता है। तो हमने एक मोटे रूप पर देखा, अब इसको बारीकी से देखने वाले हैं। तो बात करें कि सिकंदर के बारे में, तो सिकंदर जो कि मैसिडोनिया का शासक था, है ना। इनका जन्म, सिकंदर का जन्म जो कि 20 जुलाई, सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 336 ईस्वी पूर्व, 20 जुलाई 336 ईस्वी पूर्व मैसिडोनिया जो कि यूनान के अंदर है, यहाँ पर इस सिकंदर का जन्म हुआ। सिकंदर का जन्म यहाँ पर हुआ। जो सिकंदर है, इस सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय जो कि मैकदूनिया का राजा था। इसी के साथ जो ये सिकंदर की माता थी, सिकंदर की माता का नाम था ओलंपियस। सिकंदर की माता का नाम ओलंपियस था। अब कि जो ये सिकंदर है, इस सिकंदर का जो शासनकाल रहा, या कहेंगे सिकंदर का जो शासनकाल रहा, ये रहा 336 ईस्वी पूर्व से, लगभग 20 वर्ष की उम्र से 336 ईस्वी पूर्व से लेकर 323 ईस्वी पूर्व तक जो सिकंदर है, सिकंदर का शासनकाल रहा। यानी कि जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद सिकंदर शासक बनता है मैसिडोनिया का, जो रहता है 336 ईस्वी पूर्व से लेकर 323 ईस्वी पूर्व तक। जो इस सिकंदर है ना, इस सिकंदर की मृत्यु होती है 323 ईस्वी पूर्व, जो कि ईरान है। इस ईरान के अंदर बेबीलोन एक शहर है। इस बेबीलोन में जो सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 ईस्वी पूर्व। अभी जब इसकी मृत्यु होती है तो ये लगभग जो कि ये मात्र 33 वर्ष की उम्र में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये बहुत कम उम्र में ही इसने अपने साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया।
और ये इनकी एक खास बात यह है कि सिकंदर जितने भी युद्ध किए उनमें ये हारा नहीं, बल्कि उनमें ये हर बार जीता, है ना। इसके साथ हम देखें कि ये आक्रमण, कि ये आखिर इसको क्या आवश्यकता पड़ी, आखिर इनकी क्या सोच थी जिसके पीछे ये ठेठ यूरोप से या कहें कि मैसिडोनिया से लेकर ठेठ भारत तक ही आ गया। इसके सफ़र के इसके उद्देश्य क्या थे आखिर, कि सिकंदर के आखिर में उद्देश्य क्या थे। तो इनके कारण थे कि ये सिकंदर की इच्छा थी कि ये पूरे विश्व को जीते, पूरा विश्व पर इसका शासन हो, ये इनकी इच्छा थी। या कहें कि सिकंदर की जो प्रसिद्धि की अपने प्रसिद्धि करने के लिए इसने जीता। साथ ही जो आर्थिक संसाधन है कि भाई दूसरे दूसरे किसी साम्राज्य पर कब्जा करेगा या कहें कि दूसरे किसी क्षेत्र पर कब्जा करेगा, तो उसके जो जो आर्थिक संसाधन है उन पर भी अधिकार हो जाएगा। या कहें कि सिकंदर आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए भी जो कि आक्रमण किया। साथ ही भाई जहाँ पर जीतेगा तो वहाँ पर अपना शासन भी स्थापित करेगा, है ना, अपने नियम कानून भी लगाएगा, उसको अपने साम्राज्य में लाएगा एक की साम्राज्य स्थापित करने के लिए। साथ ही इनके पिता सिकंदर के पिता की इच्छा थी कि वो पूरे जो कि विश्व को जीते, लेकिन वो तो जीत नहीं पाए। उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इच्छा पूर्ति करने के लिए जो सिकंदर है, ये सिकंदर पूरे विश्व को जीतने की उद्देश्य से आगे बढ़ता रहा। इतना बढ़ गया कि वो जो भारत की जो व्यास नदी है यहाँ तक आकर पहुँच गया। अब इसके बाद में देखें कि जो ये अलेक्जेंडर था या कहें कि सिकंदर था, सिकंदर ने यूरोप के या कहें कि जो यूनान के छोटे छोटे जो छोटे छोटे जो शासक थे उनको हराकर यहाँ पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। फिर धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ा। तो आगे उस समय जो एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, उसका नाम था फारस। जिसको आज हम ईरान के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था वहाँ, है ना। तो इसको जीतना बड़ा कठिन था, क्योंकि ये भी लगभग उतना ही शक्तिशाली था जितना कि सिकंदर था। तो यहाँ पर इसको जो ये सिकंदर है, इस सिकंदर को कड़ा मुकाबला करना पड़ा। यहाँ तक कि जितनी सेना फारस के पास थी उससे कई गुना कम सेना सिकंदर के पास थी। लेकिन सिकंदर ने अपने हौसलों से या कहें कि अपनी जो महत्वाकांक्षा इच्छा के कारण इन्होंने जो कि अपने से बड़ी सेना जो कि फारस की थी उसको हरा दिया, है ना। हरा के अब ये जैसे ही हराने के बाद में कि जो ये सिकंदर है, सिकंदर का जो साम्राज्य या कहें कि सिकंदर का जो शासन है, जो कि ईरान को हराने के बाद में या कहें कि फारस को हराने के बाद में इसकी सीमा भारत से लग जाती है। क्योंकि जो ईरान है, इस ईरान की सीमा भारत से लगती थी, भारत के हिंदुकुश पर्वत से लगती थी, या कहें कि ईरान की सीमा भारत से लगती थी। लेकिन जैसे ही सिकंदर ने ईरान पर कब्जा किया तो अब जो ये है सिकंदर की सीमा भारत के जो पश्चिमी किनारा से लगने लगी थी। अब यह देख कि अब सिकंदर ठेठ भारत के किनारे पर पहुंच गया। तो इससे क्या हुआ कि ये एक गुरु हुआ करता था या कहें कि चाणक्य, जिसको नाम कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे, जो कि इस कौटिल्य ने जो कि प्रयास किया कि जो भारत के राजा है ये भारत के राजा एकजुट होकर इस जो यह है क्या कहते हैं सिकंदर का सामना करे। क्योंकि उस समय भारत की स्थिति ये थी कि भारत जो कि अलग अलग छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इधर देखें कि इधर मगध था, फिर पुरु, गंधार, ऐसे छोटे छोटे जो मगध को छोड़कर बाकी जो उत्तरी पश्चिमी इलाका था, ये वाला इलाका, यहाँ पर छोटे छोटे राजाओं का शासन था। लेकिन जो सिकंदर था, सिकंदर इसका बड़ा साम्राज्य था। इसलिए जो चाणक्य है, इस चाणक्य ने प्रयास किया कि जो भारत के राजा है ये एकजुट होकर इस सिकंदर का सामना करे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि ये चाणक्य है सबसे पहले जो कि पुरु राज्य है, इस पुरु राज्य का जो कि राजा था पोरस के पास गया कि आपको इसका सामना करना चाहिए। लेकिन ये पोरस जो राज्य था ये कमज़ोर था, ये अकेला सामना नहीं कर सकता था। इसलिए जो ये चाणक्य है, ये चाणक्य जो कि आम्बी के राजा के पास जाते हैं। और इसके बाद में जो उस समय जो एक शक्तिशाली भारत के अंदर जो शासक था या कहें कि शक्तिशाली जो शासक था वो था
मगध के अंदर उस समय शासक था जिसका नाम था नंदवंश का शासक धनानंद। तो चाणक्य यहाँ से आते हैं धनानंद के पास और धनानंद को बताते हैं, है ना, या कहें कि धनानंद से विनती करते हैं कि आप सभी जो भारत के राजा हैं वो एकजुट होकर इस सिकंदर का सामना कर सकते हैं। यदि आप अकेले रहेंगे तो इसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन ये जो धनानंद है, इस धनानंद ने जो कि चाणक्य की बात मानने से इनकार कर दिया। फिर इसके बाद में ये जो सिकंदर है, ये सिकंदर भारत के जो इलाके हैं यहाँ पर जीतने का प्रयास करता है। जैसे कि सबसे पहले जो कि सिकंदर है भारत के अंदर जो कि उत्तरी पश्चिमी के अंदर एक इलाका था, या कहें कि एक शासन था, एक राजा था जिसका नाम था आम्बी। आम्बी एक राजा था। आम्बी राजा जो कि गंधार का राजा था। उस समय जो गंधार हुआ करता था, गंधार का एक राजा था। इस गंधार के राजा का नाम आम्बी था। जैसे ही सिकंदर जो कि आम्बी के राजा या कहे गंधार पर आक्रमण करने आता है, तो गंधार का राजा आम्बी बिना युद्ध लड़े ही जो सिकंदर है, सिकंदर के अधीन चला जाता है। या कहें कि बिना युद्ध लड़े ही जो गंधार का राजा है आम्बी, गंधार का राजा जो आम्बी है, ये बिना युद्ध लड़े ही सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। जिससे के कारण क्या हुआ कि आत्मसमर्पण कर देता है, तो जो सिकंदर है, ये सिकंदर आम्बी का जो राज्य है वापस आम्बी को लौटा देता है। लेकिन आम्बी से एक वचन ले लेता है कि जब सिकंदर भारत के अंदर आक्रमण करेगा तो आम्बी सिकंदर का साथ देगा, है ना, कि सिकंदर ने आम्बी के साथ संधि की कि हम आपका जो राज्य है इसको वापस लौटा देंगे, एक शर्त पर कि हम जैसे ही भारत के जो अन्य राज्य हैं इन पर जैसे ही हमला बोलेंगे या कहें कि इनके साथ हमारा युद्ध होगा तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। तो ये आम्बी राजी हो गया, जिसके कारण जो सिकंदर की जो शक्ति है वो अधिक बढ़ी। इसके बाद में जो आम्बी का जो राज्य था, ये आम्बी का राज्य सिंधु नदी और झेलम नदी, यहाँ पर सिंधु नदी और झेलम नदी का जो बीच का इलाका था, सिंधु नदी और झेलम नदी के जो मध्य का इलाका था, ये था जो आम्बी का राजा था। आम्बी इसका शासन हुआ करता था सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य, जो कि गंधार का राजा था जिसका नाम आम्बी का शासन हुआ करता था। जैसे ही आम्बी है यह सिकंदर की अधीनता स्वीकार करता है, तो सिकंदर अब जो कि झेलम नदी को पार करके पुरु जो शासन था या कहेंगे जो पुरु राज्य था, इस पुरु राज्य में को जीतने के लिए आता है। पुरु राज्य जो झेलम नदी है, झेलम नदी और चेनाब नदी, यहाँ पर कि झेलम नदी और चेनाब नदी, इन दोनों नदियों के बीच में जो राज्य था उस राज्य का नाम था पुरु राज्य। यहाँ पर पुरु राज्य था झेलम नदी और जो झेलम नदी और चेनाब नदी के मध्य जो एक राज्य था जिसका नाम था पुरु राज्य। पुरु राज्य का जो राजा था उस समय वो था राजा पोरस। पुरु राज्य का राजा पोरस था। तो हम देखेंगे कि सिकंदर एवं राजा पोरस। तो अब सिकंदर है जो कि ये गंधार को जीत लेता है। आम्बी सिकंदर की आधीनता स्वीकार कर लेता है। जैसे ही आगे बढ़ता है तो आगे एक राज्य आता है जिसका नाम है पुरु राज्य झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच का राज्य था। इस पुरु राज्य का जो शासक था इसका नाम था राजा पुरु राज्य का जो शासक था उसका नाम राजा पोरस था। अब ये जब सिकंदर जैसे ही जो ये झेलम नदी है इससे आगे बढ़ता है तो उस समय झेलम नदी के अंदर बाढ़ आ रही थी या कहें कि उफान पर थी झेलम नदी के अंदर बहुत अधिक जल था। लेकिन फिर भी ये जो सिकंदर है ये सिकंदर झेलम नदी को पार करके झेलम नदी के पूर्वी इलाके में आ जाता है या कहें कि पुरु राज्य के अंदर आ जाता है। पुरु राज्य में जैसे ही सिकंदर आता है तो जो पुरु राज्य का राजा पोरस था और सिकंदर के मध्य भयानक युद्ध होता है। जो पहला युद्ध होता है ना, भयानक युद्ध होता है। आरंभ में तो
जो कि राजा पोरस जीतने वाला होता है, लेकिन जो कि सिकंदर है, इस सिकंदर का साथ दे देते हैं जो गंधार का राजा था आम्बी, ये सिकंदर का साथ दे देता है, जिस कारण जो राजा पोरस है, ये राजा पोरस युद्ध के अंदर हार जाता है। तो सिकंदर और इनके मध्य, पोरस के मध्य युद्ध हुआ। सिकंदर का साथ दिया जो भारत का एक राजा था, जिस गंधार का राजा, जिसका नाम आम्बी, जिसके कारण युद्ध में राजा पोरस हार गए। हारने के बाद में है ना, कि हारने के बाद में जो सिकंदर है, सिकंदर ने जो पूर्व राज्य था इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन राजा पोरस की बहादुरी देखकर जब सिकंदर ने राजा पोरस से कहा कि अब आपको मारा जाए या छोड़ा जाए, तो राजा पोरस ने कहा कि मैं अपने देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए यह कहें कि जो राजा पोरस है, इस राजा पोरस की देशभक्ति को देखकर, जो या कहें कि वीरता को देखकर जो सिकंदर था, इस सिकंदर ने जो राजा पोरस का राज्य पूर्व जीता था, उसको फिर से राजा पोरस को फिर से लौटा दिया। लेकिन अब जैसे ही कि सिकंदर ने अब जो राबी की जो पूर्व राज्य था, पूर्व राज्य के बाद में कुछ छोटे मोटे राज्यों को जीतकर ये जो व्यास नदी है भारत के अंदर, जो वर्तमान में व्यास नदी है, इस व्यास नदी की जो पश्चिमी किनारा है, यहाँ पर आकर जो कि सिकंदर है यहाँ पर तक आ गया। यहाँ तक कि जो व्यास नदी है, व्यास नदी के पश्चिमी किनारे तक आ गया। लेकिन पश्चिमी किनारे तक आ गया, लेकिन जो रावी नदी थी, इस रावी नदी के पूर्वी किनारे से जो मगध राज्य है, इस मगध राज्य की सीमा लगती थी कि व्यास नदी जो सिकंदर है, ये व्यास नदी के पश्चिम में खड़ा है ना, और व्यास नदी के जो पूर्व में जो राजा था उसका नाम था धनानंद, या कहें कि मगध साम्राज्य की सीमा आरंभ हो जाती थी। उस समय मगध राज्य जो कि बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, या कहें कि मगध साम्राज्य, या कहें धनानंद के पास उस समय बहुत अधिक धन हुआ करता था, या कहें कि यदि सिकंदर मगध पर आक्रमण करता तो भले ही सिकंदर जीत जाए या हार जाए, लेकिन सिकंदर को बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है ना। अभी इसके बाद में कि सिकंदर व्यास नदी पर तो आ गया, सिकंदर जो यहाँ पर जो व्यास नदी है, इस व्यास नदी पर आ गया। व्यास नदी के आगने के बाद भी वो मगध के अंदर प्रवेश नहीं किया, तो इसके कारण क्या है कि वो मगध के साथ युद्ध नहीं करा। इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो कुछ यूनानियों, जो कि कुछ उन्होंने कहा, एक भारतीय जो इतिहासकार है उनके अनुसार, और यूनानी जो इतिहासकार है जो कि सिकंदर के साथ भारत में आए थे, इन जो कि यूनानी इतिहासकारों के अनुसार, यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि आखिर क्यों व्यास नदी तक आकर सिकंदर ने मगध पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि वो फिर से लौट गया। तो इसका कारण यह है यूनानी इतिहासकारों के अनुसार कि जो सेना थी, सिकंदर की सेना थी, ये सिकंदर की सेना यहाँ से यहाँ तक आई तो बड़ा इसने सफ़र किया, इस कारण जो सिकंदर की सेना थक गई थी। इसी के साथ साथ जब यहाँ से और यहाँ तक जो सिकंदर की सेना आई, इसको बहुत अधिक टाइम हो गया था अपने परिवारजनों से मिले हुए, इसलिए सिकंदर की सेना को अपने परिवारजनों की याद आ रही थी। इसलिए जो सिकंदर ने जो कि अपनी सेना को समझा नहीं पाया, जो कि सेना के हट के कारण सिकंदर इस जो रावी नदी है, इस रावी नदी से वापस लौट गया, ऐसा कहना है यूनानी इतिहासकारों का। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार है उन भारतीय इतिहासकारों का कहना था कि जो मगध साम्राज्य उस समय मगध के पास बड़ी सेना थी, साथ ही मगध साम्राज्य बड़ा धनवान था, यदि कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य बड़ा शक्तिशाली था। यदि जो सिकंदर है मगध पर आक्रमण करता तो भले ही सिकंदर जीत जाए या हार जाए, लेकिन सिकंदर को एक बड़ी हानि का सामना करना पड़ता। इसी के साथ साथ कुछ अफवाहें भी फैली। अफवाहें ऐसी की थी कि जो कि चाणक्य है, इस चाणक्य ने जो कि सिकंदर की सेना थी, इसके अंदर डर फैला दिया कि जो रावी नदी के जो पूर्वी इलाका है, इस पूर्वी इलाका देवों की भूमि है, यहाँ पर इसको कोई नहीं जीत सकता। इसके कारण क्या हुआ कि जो सिकंदर की सेना है, इसका हौसला टूट गया।
है ना, ये कुछ अफवाहें हैं। इसी के साथ साथ देखें कि अब यहाँ तक व्यास नदी तक आकर सिकंदर सिकंदर जो फिर से यूनान लौटने के लिए राजी हो जाता है, या कहें कि अब वो युद्ध जाते जाते भी युद्ध करता है, लेकिन वो मगध के साथ नहीं बल्कि जो जो इसके रास्ते में जो छोटे मोटे इलाके आते हैं उनको जीतने का प्रयास करता है। इसी के साथ साथ देखें कि लौटते समय कि अब जो व्यास नदी है, व्यास नदी पर सिकंदर आ गया, मगध की ओर नहीं बढ़ा, अब वह फिर से जा रहा है अपने जो साम्राज्य है, अपने जो साम्राज्य यूनान की ओर। तो ये जाते जाते इसने अब जो अपनी सेना थी, इस सेना को दो भागों में इसने बांट दिया, एक तो जल मार्ग के द्वारा और एक स्थल मार्ग के द्वारा। इसने अपनी सेना को ले जाने के दो तरीके रुके, एक तो स्थल मार्ग और एक जल मार्ग। जल मार्ग के द्वारा भी सेना गई, साथ ही जो स्थल मार्ग है, जल मार्ग है, इस जल मार्ग की जो सेना थी इसका नेतृत्व जो इसके एक सेनापति था जिसका नाम है निर्याकस। निर्याकस ने जो जल मार्ग है इस सेना का नेतृत्व करके किया। साथ ही जो स्थल मार्ग की सेना थी, स्थल मार्ग की जो सेना थी इसका नेतृत्व खुद सिकंदर ने किया। अब सिकंदर जैसे ही जा रहा था, सिकंदर जैसे ही रावी नदी से जा रहा था तो क्या हुआ कि जो पंजाब है, जो भारत के अंदर जो पंजाब राज्य है, यहाँ पर उस समय जो कि कबीलाई जनजाति हुआ करती थी, इस जनजाति ने जो कि जब सिकंदर जा रहा था तो इस पर धोखे से हमला कर दिया। हमला करने के बाद में भले ही सिकंदर की हत्या तो नहीं हुई, लेकिन सिकंदर को बहुत अधिक चोटें आ गई। लेकिन जैसे ईरान में जाता है, ईरान में एक शहर है वेबीलोन, इस वेबीलोन में जाने के बाद में लगभग 323 ईस्वी पूर्व जो कि सिकंदर की मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब सिकंदर इस व्यास नदी से जाता है सिकंदर जब व्यास नदी जाता है तो सिकंदर ने जो इलाके जीते उन इलाकों पर अनेक राजा बनवाए, जैसे कि जो कि व्यास और झेलम नदी के बीच का इलाका है। जैसे कि व्यास और जो झेलम नदी है, ये व्यास और जो झेलम नदी का बीच का इलाका है, व्यास और झेलम नदी के बीच का इलाका है। इस इलाके को जो सिकंदर है, इस सिकंदर ने राजा पोरस को दे दिया। राजा जो पूर्व राज्य था, इस पूर्व राज्य को सौंप दिया, है ना। साथ ही जो झेलम और सिंध नदी के बीच का इलाका है, जो ये झेलम नदी है ना, और जो सिंध नदी के बीच का इलाका है, इस इलाके को सिकंदर ने जो कि आम्बी था, जो कि गंधार का राजा था, इसको सौंप दिया। साथ ही जो यहाँ पे सिंध था, इस सिंध के जो पश्चिमी इलाका था जो कि भारत का क्षेत्र पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, इस इलाके को सिकंदर ने अपने एक सेनापति जिसका नाम है फिलिपस को दे दिया। अब बात करें कि अब सिकंदर जाने के बाद में बेबीलोन में जाता है तो मर जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है लगभग 323 ईस्वी पूर्व में। लेकिन जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो आखिर इस आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, तो इसे ज़्यादा तो प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि सिकंदर केवल आया, लगभग 19 महीने रुका और चला गया, जिसके कारण अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिले। लेकिन फिर भी यहाँ पर जब सेना आई तो जो सिकंदर की सेना थी, जो यूनानी थे, वो भारत में कुछ सैनिक भारत में रुक गए ना, कुछ समूह भारत में रुक गए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो यूनानी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, यानी कि यहाँ की संस्कृति वहाँ पर गई, वहाँ की संस्कृति भारत में देखने को मिली। इसी के साथ साथ कि सिकंदर ने जो उत्तर पश्चिमी भारत है, इस उत्तर पश्चिमी भारत पर कब्जा किया, जिसके कारण यहाँ पर बहुत अधिक नुकसान हुआ यहाँ के स्थानीय राजाओं को, जिसके कारण स्थानीय राजा अत्यंत कमजोर हो गया। लेकिन जैसे मगध में नंदवंश जाने के बाद में नंदवंश के दुर्योधनानंद को की मृत्यु करके या कहें कि परास्त करके तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का राजा बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य इन इलाकों को, क्योंकि ये इलाके कमजोर हो गए थे युद्ध के कारण, जिसके कारण जो चंद्रगुप्त मौर्य को इन इलाकों पर कब्जा करने में आसानी होती है, क्योंकि जैसे ही सिकंदर यहाँ पर कब्जा करता है या कहें कि इनके साथ युद्ध करता है, जिसके कारण इन जो उत्तरी पश्चिमी जो राज्य हैं इनकी आर्थिक या कहें कि ये कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन बाद में यहाँ का मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बनता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को इन राज्यों को जीतने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि ये राज्य पहले से ही कमज़ोर हो गए थे सिकंदर के आक्रमण के कारण। इसी के साथ साथ देखें कि यूनानी सैनिक भारत में रह गए थे, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में ये भर्ती होने लगे। इसी के साथ साथ कि हमको जो भारत के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल सकती थी, लेकिन जैसे ही यूनानी इतिहासकार आए
यूनानी इतिहासकारों ने जो उस समय के भारत के राजाओं या कहेंगे जो भारत के बारे में लिखा, जो कि जिनसे लिखा, जिनके कारण हमको जो यूनानी जो लेखक है इनके द्वारा लिखे गए जो सामग्री है उनसे हमको भारत के बारे में जानने की कुछ कुछ जानने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया कि जो सिकंदर है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस प्रकार किया, आखिर उसके क्या परिणाम हुए, किस प्रकार हुआ। यदि आप यही कहीं और देखोगे तो लगभग ये आपको 2 से 3 घंटे में इसको पूरा कराया जाएगा। तो यहाँ पर अब जो हमारे अगले जो सीरीज़ आएगी, सीरीज नंबर 48, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के बारे में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये इसी के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर ये मैंने देखा ये नोट्स के रूप में वहाँ पर मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद। बता देना कि कैसा लगा। फिर मिलते हैं।